हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी का डिस्कस करेंगे जो कि जॉइंट एंड ग्रुप लायबिलिटी की बात करता है। इसमें हम सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 डिस्कस करेंगे जो कि कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट से डील करता है। तो इनके पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे और साथ ही साथ इनमें जो डिफरेंस है उनको भी अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की। तो कॉमन इंटेंशन जो है सेक्शन 34 में बताता है कि कोई भी अगर ऐसा एक्ट है जो कि क्रिमिनल इन नेचर का है और वो सेवरल पर्सन के द्वारा किया जाता है। सेवरल पर्सन का मतलब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, हमेशा ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है सेवरल पर्सन में आते हैं और ये अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं। क्रिमिनल एक्ट क्या, कौन सा एक्ट? जो कि आईपीसी में डिफाइन है, जो कि किसी स्पेशल लॉ में डिफाइन है, जो कि किसी लोकल लॉ में डिफाइन है या मार्शल लॉ में डिफाइन है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया है कॉमन इंटेंशन के साथ, तो वहाँ पे उन सारे लोगों को इस तरीके से लायबल किया जाएगा जैसे कि उन्होंने वो एक्ट इंडिविजुअली किया है। मतलब कि यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि सबको एक ही सज़ा दी जाएगी, सबको बराबर सज़ा दी जाएगी, किसी को ना ही कम मिलेगी, किसी को ना ही ज़्यादा मिलेगी, चाहे उन्होंने फर्दरेंस ऑफ कॉमन एक्ट में अपना जो एक्ट है वो अलग अलग किया हो। यहाँ पे इंटेंशन मारने का था किसी को, किसी की डेथ काउज करने का था, लेकिन डेथ किसी एक पर्सन ने की है, लेकिन इंटेंशन चार लोगों का था यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में चारों लोगों को मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। बेसिकली ये चीज़ की बात करता है हमारा सेक्शन 34। अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 एसेंशियल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला कि कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। अब क्रिमिनल एक्ट का जैसे कि मैंने बताया वो सारे एक्ट क्रिमिनल एक्ट माने जाएंगे जो कि आईपीसी में पनिशेबल हैं, स्पेशल लॉ में पनिशेबल हैं, लोकल लॉ में पनिशेबल हैं। फिर दूसरा है कि बाई मोर देन वन पर्सन हमेशा होना चाहिए। सेवरल पर्सन का मतलब ही यहाँ पे ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। फिर बात करता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। अब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई एक्ट को करने गए, उस एक्ट को करने में जो भी एक्ट आपने किया, जितने भी ऑफेंसेस आपने किए हैं, उन सारे ऑफेंसेस के लिए सारे लोग सिमिलर लायबल होंगे, किसी को कम या किसी को ज़्यादा सज़ा वहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर आके बात करता है ईच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एफ इट इज़ डन बाई हिम अलोन। अगर वो एक्ट जो है इस एक पर्सन से ही द्वारा किया जाता तब भी उसी तरीके से सारे पर्सन को लायबल किया जाएगा जिस तरीके से एक पर्सन को अगर वो एक्ट को करता तो लायबल किया जाता। देन यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल पर्सन एट द क्राइम सीन इज नॉट नेसेसरी। हर किसी का वहाँ पे मौजूद होना जहाँ पे क्राइम हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में बैठे किसी लोग को अबेट किया है कि कोई जाके एक ऑफेंस करे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उस इंडियन पर्सन ने दो तीन और लोगों को जोड़ा और जाके किसी भी जगह पर कोई एक क्राइम कमिट कर दिया, तो वो पर्सन जो है वहाँ पे जो बैठा है बाहर में वो भी लायबल होगा। ज़रूरी नहीं कि वो जो क्राइम सीन है जहाँ पे एक्ट हुआ है वहाँ पे उसके प्रेजेंस की ज़रूरत हो। ठीक है। 34 बेसिकली अगर हम बात करें तो वो एक रूल ऑफ एविडेंस है। ये किसी भी तरीके से एक सब्सटेंटिव एविडेंस सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। मतलब कि ये किसी भी तरीके से ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ 34 के बेसिस पे आप किसी को सज़ा दे सकते हैं। ये हमेशा बाकी जो ऑफेंसेस हैं जैसे कि 302 हो गया हमारा, 379 हो गया हमारा, एक्सटॉर्शन है, थेफ्ट है, रॉबरी है, डकैती है, इन सब के साथ लगा के जो है हम ये 34 को पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। देन इसके अगर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जो सबसे पहला केस है हमारा वो है महबूब शाह वर्सेस इंपेरर का, जिसको हम इंडस रिवर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन जो है वो ज़रूरी है, प्री अरेंज प्लान जो है वो बहुत ज़रूरी है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन को, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को एक कॉमन इंटेंशन फॉर्म करने के लिए। तो लेकिन इस चीज़ को बाद में कोर्ट ने चेंज किया है, इस व्यू को बाद में कोर्ट ने चेंज किया है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। इसमें कहा है कि जो कॉमन इंटेंशन है पर्सन का वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है लोगों के बीच में, ज़रूरी नहीं कि हमारा प्री अरेंज माइंड हो। अब कॉमन इंटेंशन क्या होता है? 4-5 लोगों ने एक ही चीज़ सोची, एक ही चीज़ सोची मतलब ये नहीं कि अलग अलग सोची, मिलकर जो है उन्होंने फिर उन चीज़ों को शेयर किया जो चीज़ उन्होंने सोचा है और उसको फिर वो आगे करने गए। जैसे कि मैं किसी को मारने की सोच रहा हूँ, फिर कोई और भी पर्सन उसको मारने की सोच रहा है और फिर हम दोनों मिले, दोनों ने मिल के एक किसी को, उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को मारने का प्लान बनाया और वो चीज़ एग्जीक्यूट करी। तो ये होता है बेसिकली कॉमन इंटेंशन। वीरेंद्र कुमार घोष, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जानते हैं, तो इस केस में ये कहा गया था कि अगर किसी पर्सन का कॉमन इंटेंशन है और उस पर्सन ने अगर पार्टिसिपेट भी नहीं किया है एक्ट को करने में, ठीक है,
कोई चीज़ भी नहीं करी है, तो भी वहाँ पे उस पर्सन को लायबल किया जाएगा। जैसे कि इस केस के बारे में आपको मालूम होगा कि एक पर्सन जो है, जो कि वीरेंद्र कुमार घोष, वो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, बाकी जो उसके दोस्त होते हैं वो अंदर जाते हैं डकैती करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने जो पोस्ट मास्टर होता है उनका मर्डर कर देते हैं। सारे लोग भाग जाते हैं, इनको पकड़ लिया जाता है, इनको जो है फिर प्रोसिक्यूट किया जाता है सेक्शन 34 और मर्डर के लिए 302 के अंदर में। ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बाहर खड़ा था। तो कहते हैं कि आपका कॉमन इंटेंशन था और इसलिए जो एक्ट हुआ है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हुआ है, इसलिए आपको भी मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। देन जैन देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस आता है। इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि फिजिकल प्रेजेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है हर केस में। कोई इंसान कहीं और से बैठ के चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और उसका कॉमन इंटेंशन आपके कॉमन इंटेंशन के साथ मिलकर कोई काम करने के लिए आपको बाध्य कर रहा है, या आप कर रहे हैं उसको उसके साथ मिलकर कोई काम को, तब भी वो पर्सन जो कहीं और बैठा है वो भी 34 के अंदर लायबल होगा। देन हमारा केस आता है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का। इसमें कोर्ट ने सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस बताया है। सिमिलर इंटेंशन सेम चीज़ है कि जैसे कि अगर 4 और 5 लोग एक ही चीज़ को करने का सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड नहीं किया, उन्होंने अपने में बैठ कर उन्होंने नहीं सोचा कि अब हम लोग सब मिलकर ये काम को करने चाहेंगे। जैसे कि मेरा भी प्लान है किसी का मर्डर करना, किसी सेकेंड पर्सन का भी प्लान है किसी का मर्डर करना, किसी थर्ड पर्सन का भी प्लान है किसी का मर्डर करना, किसी पर्टिकुलर पर्सन हम ए को यहाँ पे अगर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे जो इंटेंशन है हमारे, वो सबके सिमिलर इंटेंशन है, ठीक है। ए बी सी इन सब का इंटेंशन था डी का मर्डर करना। लेकिन जब इन तीनों का मीटिंग ऑफ माइंड मिल गया और तीनों ने मिलकर जब डी का मर्डर करने का सोच लिया है, तब ये हमारा क्या हो जाता है, कॉमन इंटेंशन हो जाता है। यही डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पे किसी का माइंड मीटिंग नहीं हुआ, इनके बीच में कोई मिलाप नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुआ मिलकर कि अब हम लोग डी को मारें क्योंकि डी हमारा सबका दुश्मन है। लेकिन जहाँ पे ये लोग मिल जाते हैं, मिल के सोचते हैं कि अब हम डी को मारेंगे, कोई जहर लाता है, कोई जहर जो है उसके नौकर को ला देता है, कोई जो है नौकर के थ्रू जो है उसको जहर जो है पिलवाता है, तो ये सारे फिर जाके क्या हो गया, इन्होंने एक कॉमन इंटेंशन क्रिएट कर लिया। ये बेसिकली यहाँ पे कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस होता है। देन हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट बेसिकली 149 में है। कॉमन ऑब्जेक्ट बेसिकली यही है आपका कि कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत अगर कोई भी ऐसा एक्ट आप करते हैं और आप उस कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई भी अनलॉफुल असेंबली के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कॉमन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 149 में वो पनिशेबल है। अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होता है और वो अनलॉफुल असेंबली या उस अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कोई एक्ट करता है, तो सारे मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली जो है वहाँ पे वो लायबल होंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे कि यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट जो है सबका होना चाहिए उस एक्ट को करने के लिए। तीसरा है कि वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट वो सारे एक्ट को करने के लिए होना चाहिए वो जो एक्ट आपका 141 में डिफाइन है। जैसे कि इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है। पहला है अगेंस्ट द स्टेट, दूसरा है अगेंस्ट द पर्सन और तीसरा है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बेसिकली 5 एक्ट हैं जो कि इन तीनों कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इसी एक्ट को करने के लिए आपने कॉमन ऑब्जेक्ट किया है तभी आप सेक्शन 149 में फॉल करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक और बात है कि अगर 5 से कम लोग हो जाते हैं, 4 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर अनआइडेंटिफाइड पर्सन इन्वॉल्व है, वहाँ पे ये लगता है कि हाँ कोई और भी पर्सन इस केस में इन्वॉल्व था और उस सब को मिलाकर 5 पर्सन हो जाते हैं, तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। 149 यहाँ पे अप्लाई होगा। इसी को कहा गया था राम बिलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। तो आई होप आपको कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि जुडिशरी का रामबाण कोर्स चल रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे ये कोर्स है। आपको इस कोर्स में अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 20% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करें। सारी डिटेल आपको हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक में यहाँ पे अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में, तो ननक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इसमें डिफरेंस बताया गया था। इसमें बताया गया है कि सेक्शन जो 34 है बेसिकली वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात करता है, लेकिन वहीं सेक्शन 149 है वो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की बात करता है। सेक्शन 34 जो है वो बेसिकली बात करता है कि कोई भी स्पेसिफिकली ऑफेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो भी ऑफेंस होगा वो हमेशा किसी
जो आईपीसी में अंदर सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, जैसे सेक्शन 302, सेक्शन 379, इन सब के अंदर मिलके ही सेक्शन 34 हमेशा बनता है। लेकिन सेक्शन 149 अपने आप में एक एक्ट है, अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, किसी को भी सेक्शन 149 में इंडिविजुअली लायबल किया जा सकता है। देन आता है थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि सेक्शन 34 जो है वो प्री मीटिंग ऑफ माइंड की बात करता है, प्री अरेंज प्लान की बात करता है कि उसके पर्सन में वो ज़रूरी है। लेकिन अगेन इसको जो है बाद में चेंज कर दिया गया था। लेकिन 3 जो है यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे प्री अरेंज प्लान की बात नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर भी हैं तब भी आपको यहाँ पे लायबल किया जाएगा। सेक्शन 34 सारे टाइप के ऑफेंस की बात करता है जो कि आईपीसी में डिफाइन है, लेकिन सेक्शन 149 उन्हीं चीज़ों के लिए बोलता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जो सेक्शन 141 में दिया गया है। तो स्पेसिफिकली सेक्शन 141 में कुछ कैटेगरी ऑफ ऑफेंस दिए गए हैं, उसी के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म हो सकता है। लेकिन कॉमन इंटेंशन जो है वो आपका सारे एक्ट के लिए फॉर्म हो सकता है जो कि आईपीसी में पनिशेबल है। तो ये बेसिकली आज का हमारा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको फॉलो करें ताकि जो भी लीगल अपडेट्स है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।